घिरी हुई गवर्नमेंट को बाहर निकालने का रास्ता अबू आजमी ने दिखाया। महाराष्ट्र के विपक्ष में अभी सब आ, एक दूसरे के साथ कोई नहीं है। हर एक जन, हर एक पार्टी अपना खुद का देख रही है। ना कांग्रेस भी खुद का देख रही है, शरद पवार जी भी अपना ही देख रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी अपना देख रहे हैं। वहां पे सपा, जिनके दो एमएलए हैं, वो कहां जाएंगे? उनको भी अपनी न्यूसेंस वैल्यू दिखाना है। नहीं मान सकता कि हमने महाराष्ट्र का डीएनए क्रैक किया है और अब हम महाराष्ट्र को लेबोरेटरी करेंगे, उसको हम पूरा हिंदुत्ववादी करेंगे। ये महाराष्ट्र में कभी होता नहीं है और ये बीजेपी को भी पता है। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर ऑफ कैमरा में। जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे यही बताइए आशीष जी कि अबू आजमी ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद उनका निलंबन हो गया है। महाराष्ट्र से बाहर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको लेकर के बयान दिया है। ऐसा लग रहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज है अबू आजमी के बयान से। लेकिन क्या ये इतना सीधा मामला है? मुझे जहां से दिख रहा है कि अबू आजमी ने जब बयान दिया, तब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो कई मोर्चों पर घिरी हुई थी और इस एक बयान ने पूरी राजनीति बदल दी महाराष्ट्र की। थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी आप बताइए। विकास जी, देखिए, अबू आजमी का जो बयान आया है वो ऐसे वक्त आया है जहां हम राजनीति में टाइमिंग की बात करते हैं। तो जो टाइमिंग है वो कहीं जगह पे बहुत परफेक्ट है बीजेपी के लिए। ये तो महाराष्ट्र की जो सरकार है, ये बीजेपी के साथ उनके पास एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना पार्टी है, अजित पवार जी की एनसीपी की पार्टी है और ये तीन पार्टियों की सरकार चल रही है। बीजेपी के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। लेकिन जिस तरह से 3 मार्च को महाराष्ट्र असेंबली सेशन शुरू हुआ, उसी दिन सोमवार को महाराष्ट्र में राजनीति एकदम गरमाई। इसका कारण था पुनः स्वारगेट का जो बलात्कार का मामला सामने आया। वहां पे जिस तरह से मंत्री जी की बयानबाजी हुई और जिस तरह से पुलिस इंक्वायरी चल रही है, उस पर से अ, अधिवेशन के पहले ही दिन वो मामला गरमाया जाने से सरकार बैकफुट पे गई। और रही बात बीड़ का जो सरपंच का हत्या का मामला है, उसमें मंत्री महोदय धनंजय मुंडे, इनकी भी एक चर्चा थी कि उनका रेजिग्नेशन लिया जाए और वो एक असल में ऐसा मुद्दा था कि गवर्नमेंट ने वो मुद्दे को इतना भुनाया और उसमें इतनी राजनीति हुई है देवेंद्र फडणवीस जी के तरफ से भी और अजित पवार जी के तरफ से भी और खुद धनंजय मुंडे भी आ, इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि जैसे सरकार उन्हीं की है और उनको सरकार से निकाला नहीं जा सकता। ऐसे दिन, पहले ही दिन असेंबली सेशन के अबू आजमी का ये बयान आया। ये कहीं ना कहीं ये बयान जो बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र की, उसको मददगार साबित हो, इस लिहाज से किया गया, ऐसा विपक्ष का मानना है। फिर भी जबकि अबू आजमी औरंगजेब को लेके, जो औरंगजेब के बारे में महाराष्ट्र के घर घर में अच्छा नहीं कहा जाता है। औरंगजेब महाराष्ट्र में आया, वो छत्रपति संभाजी महाराज से लड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरह से बेहाल करके उसने मारा, उस कारण औरंगजेब के प्रति यहाँ पे बहुत घर घर में नफरत है, ये मैं आपको बोल दूं। इसका कारण ये है, जिस उपन्यास पे ये फिल्म बनी छावा, वो जो उपन्यास है वो भी छावा नाम के ही साथ है। हर एक घर में एक कॉपी छावा की आपको मिलेगी। हर एक घर में छावा की स्टोरी लाइन, छोटे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब कहते दिखेंगे। तो एक छत्रपति शिवाजी महाराज, जो भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, ऐसा श्रद्धा का स्थान महाराष्ट्र के घर घर में देखा जाता है। और महाराष्ट्र ये पहले से मानता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये मुस्लिम विरोधी नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद जब औरंगजेब दिल्ली से उठ के महाराष्ट्र में आया और यहीं दफना दिया गया, लेकिन उस दौरान जितना देर वो महाराष्ट्र में रहा, उसने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा, उनको मारा और जिस तरह से मारा वो आप छावा मूवी में देख रहे हैं। और ये सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा थे और वो एनकैश सरकार के लिए करे, ऐसा अगर अबू आजमी ने किया होगा तो वो किसी को भी पसंद नहीं आया, ना विपक्ष को आया, ना
रूलिंग पार्टी बोले तो महायुति सरकार एनडीए को भी। और फिर आज क्या हुआ, कल उनका जो निलंबन हुआ है वो ऑल पार्टी प्रपोजल के थ्रू हुआ है। चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र के सीनियर मंत्री है, उन्होंने वो प्रस्ताव रखा उनके निलंबन का, और वो बहुमत के साथ पारित हुआ है। इतना ही नहीं, उस पर एक डिबेट भी हुआ, और वो डिबेट में भी जो चीजें आई है कि औरंगजेब का ग्लोरिफिकेशन, उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ महाराष्ट्र सहन नहीं करेगा। औरंगजेब भले ही दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में उसको बड़ा किया गया होगा, कहा जाता होगा, लेकिन महाराष्ट्र के लिए वो पहले भी विलन था, अभी भी विलन है। ये महाराष्ट्र के सेंटिमेंट्स है जो फ्लोर ऑफ द हाउस दोनों सदन में आए हैं। अब रही बात अबू आजमी ने ये बयान क्यों किया। मैंने जैसे बोला था कि सरकार बैकफुट पे थी, इतने सारे मसले सरकार के ऊपर थे कि सरकार को डिसीजन लेना है। अगर सरकार डिसीजन लेती है तो धनंजय मुंडे का इस्तीफा होता है, सरकार डिसीजन लेती है तो माणिकराव कोकाटे जो दूसरे मंत्री है जिनको 2 साल की सजा हुई है। और आपको पता है कि लिली थॉमस केस जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 2013 का, कि कोई भी विधायक भले ही वो खासदार हो आमदार हो, अगर उसको लोअर कोर्ट ने भी 2 साल की सजा या उसके ऊपर सुनाई तो इमीडिएटली उसका विधायक पद जो है आमदार की हो या खासदार की हो वो रद्द की जाती है, वो खारिज होती है, जो कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा तो एक दिन पहले हो चुका था ना। जिस दिन अबू आजमी ने बयान दिया उसके एक दिन पहले ही धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ था। नहीं, अबू आजमी का बयान हाँ, ये मंडे को आया, सोमवार को आया, जिस दिन अच्छा। धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं हुआ था। लेकिन सोमवार को क्या हुआ, सोमवार को शाम में जो सरपंच के हत्या के चार्जशीट के फोटोज थे वो इतने वायरल हो गए और टीवी पे सब तरफ चलने लगे। फिर रात में ये डिसीजन हुआ, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और सब लोगों का मिलके बैठ के कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा कल लेंगे। और फिर दूसरे दिन मंगलवार को धनंजय मुंडे का इस्तीफा लिया गया। और फिर ये भी मुद्दा आया कि अबू आजमी ने ये बयान किया है, और इसको भी फिर मंगलवार को बहुत इसका बयानबाजी हुई, सबने न्यूज कैरी की। और फिर उसके ऊपर विधान परिषद जो कि हमारी जो विधान काउंसिल है, लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें भी वहां के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं, अंबादास दानवे, उन्होंने एडजन मोशन रखा कल। तो ये 2-3 दिन चला। अबू आजमी का बयान मंडे दोपहर में आया, मंगलवार को उसके ऊपर राजनीति गरमाई, दोनों सदन में बहुत हंगामा हुआ, और कल बुधवार को उनका निलंबन हो गया है। तो इस तरह से ये चला। और इसमें हुआ क्या कि माणिकराव कोकाटे जी। जिनकी आमदार की या एमएलए-शिप जो रद्द होनी थी वो हुई नहीं, उनको प्रॉपरली बचाया गया। और फिर उतनी देर में सेशन कोर्ट का भी डिसीजन आया और वो जो लोअर कोर्ट को उन्होंने स्टे दे दिया, तब वो भी बच गए। अभी कल जय कुमार गोरे करके एक दूसरे मिनिस्टर हैं, बीजेपी के ही हैं, वो भी अड़चन में आ गए हैं। वो उनके ऊपर भी अभी उनके भी इस्तीफे की मांग हो रही है। जो योगेश कदम जो एमओएस है राज्य मंत्री, उन्होंने भी स्वारगेट पुनः बलात्कार मामले में जो बयान किया, उनके भी इस्तीफे की मांग हो रही है। तो गवर्नमेंट ये चारों तरफ से घिर गई है, और ये घिरी हुई गवर्नमेंट को बाहर निकालने का रास्ता अबू आजमी ने दिखाया। भले ही उनका अभी जो सस्पेंशन हुआ है वो पूरा अधिवेशन टाइम तक हुआ है, 26 मार्च तक का। उनको अभी विधान भवन के प्रीमाइसेस भी आने की बंदी कर दी गई है। जैसे कि आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, उन्होंने तो बोला कि उनको हमारे तरफ भेजिए, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। यहां तक के वही सेंटिमेंट्स महाराष्ट्र में भी आई है और ऑल पार्टी आई है। लेकिन इसमें क्या है, अब देखिए विपक्ष भी क्या कर रहा है कि सिर्फ अबू आजमी का स्टेटमेंट नहीं है, उसके पहले 2 ऐसे स्टेटमेंट आए जहां पे उनकी अरेस्ट की मांग हो रही है। एक है अभिनेता राहुल सोलापुरकर, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लेके ये बयान किया था कि आगरे के किले से निकलते समय उन्होंने ब्राइब दी। तो वो ऐसा बयान किया तो उनके भी अरेस्ट की जाए, ये मांग हो रही है। और उनका पूरा बैकग्राउंड ये आरएसएस का है। दूसरी मांग हो रही है, एक भूतपूर्व पत्रकार, मेरे सहकारी 10 साल रह चुके हैं, प्रशांत कोरेटकर नागपुर के, उन्होंने
फोन पे धमकी दी एक इतिहास संशोधक को, हिस्टोरियन को, और उसको धमकी देते समय उन्होंने जो बात नहीं कहनी थी वो कह दी। वो ये बात कही कि आप भूलो मत कि यहाँ किसका शासन है, देवेंद्र फडणवीस जी का शासन है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उनकी भी अरेस्ट की मांग हो रही है, वो अभी फिलहाल फरार है। तो ये दोनों को छुपाने के लिए अबू आजमी का स्टेटमेंट आगे आया और कल इसी पे बहस हुई कि अबू आजमी का अगर सस्पेंशन हो रहा है तो फिर ये दोनों का क्या करोगे, और इस पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। अभी भी आज भी इसी के अब मेरा ऊपर हंगामा हो रहा है। तो अबू आजमी ने अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है आशीष जी, आप महाराष्ट्र की राजनीति को इतने अच्छे से समझते हैं और जो बड़े-बड़े नेता हैं, बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके यहाँ क्या कानाफूसी होती है आपको पता चलती रहती है, इतना तो मुझे भी पता है। ये जो अबू आदमी ने उठ करके एकदम से बयान दे दिया औरंगजेब के खिलाफ, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि औरंगजेब को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके की एक धारणा है, घर घर में जिस तरीके लोग नफरत करते हैं औरंगजेब के किरदार से, इतिहास में जो उसका योगदान है उसकी वजह से, तो अबू आजमी ने जो ये बयान दिया, इसकी वजहों को थोड़ा डिकोड करेंगे, मतलब क्यों बयान दिया? क्या वाकई वो ऐसा फील करते थे, या इतने शुरू इतने इतने अंदर तक घुसे हुए राजनेता है अबू आदमी को, उनको पता था कहीं से कुछ सिग्नल मिला और उन्होंने एक बयान दे दिया जिससे कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार जो कई मुद्दों पे घिरी हुई थी, अब फ्रंट फुट पे आकर के इस मामले पे मतलब खेल पा रही है। तो इस उनके बयान देने की वजहों को थोड़ा डिकोड करिए हमारे दर्शकों के लिए। ये तो आपने यस क्लियर विकास जी, कर दिया बहुत कि अच्छा उनके प्रश्न बयान देने पूछा की है वजह आपने, से मैं क्यों महाराष्ट्र बता की रहा हूँ। सरकार जो कई मुद्दों पे घिरी हुई थी, अभी थोड़ी राहत महसूस कर रही है, लेकिन बयान दिया क्यों अबू आजमी ने, इसको थोड़ा डिकोड करिए। देखिए, अबू आजमी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, शिवाजी नगर मानखुर्द, वो ऑलमोस्ट मोर देन 60% पॉपुलेशन या वोटर्स जो है वो यूपी से मुस्लिम कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं, यानी यूपी के मुस्लिम उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा है। स्वरा भास्कर ने भी ऐसा ही ट्वीट किया था छावा मूवी को लेके, और वैसे ही बयानबाजी थोड़ी सी करने की कोशिश की, तो स्वरा भास्कर को बहुत ट्रोल किया गया महाराष्ट्र से। मैंने खुद ने भी स्वरा भास्कर को ट्रोल किया, बहन आप जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है, महाराष्ट्र के सेंटिमेंट्स ये औरंगजेब को लेके अलग है। आप जो बोल रहे हैं, आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में औरंगजेब को देखती हैं, हम औरंगजेब को महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। और हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज सर्वतोपरि है। तो आप ये बात ना कहें, इससे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे। उन्होंने स्वरा भास्कर ने फिर एपोलॉजी दी और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं कहना था। ये कहीं ना कहीं बात स्वरा भास्कर के जो हस्बैंड है फराद अहमद, जो सपा से बिलोंग थे, जो अभी शरद पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ है, वहां से वो चुनाव भी लड़े, सना मलिक के खिलाफ हार गए। और अबू आजमी जो नवाब मलिक से जीते शिवाजीनगर मानखुर्द कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो अबू आजमी को ये पता है कि ये जो सेंटिमेंट्स, ये औरंगजेब का ग्लोरिफिकेशन या उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ करना, ये अपने वोटर के लिए एक खुश करने वाली बात है। तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है विकास जी, महाराष्ट्र के विपक्ष में अभी सब आ, एक दूसरे के साथ कोई नहीं है। हर एक जन, हर एक पार्टी अपना खुद का देख रही है, ना कांग्रेस भी खुद का देख रही है, शरद पवार जी भी अपना ही देख रहे हैं, और उद्धव ठाकरे भी अपना देख रहे हैं। वहां पे सपा जिनके 2 एमएलए हैं वो कहां जाएंगे, उनको भी अपनी न्यूसेंस वैल्यू दिखाना है, उनको भी अपना उपद्रव मूल्य दिखाना है। तो कहीं ना कहीं अबू आजमी, उनको ये पता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी यूपी की है। वहां 60% से ज्यादा वोटर जो वोट करते हैं एक्चुअल में, वो यूपी से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो उनको उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी की फिक्र पड़ी है, इसलिए भी हुआ है। और दूसरी बात जो बहुत अहम है, अब देखिए जितने विपक्ष पे आमदार लोग हैं, एमएलए लोग हैं, इन सबको अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम करना है गवर्नमेंट से। तो अबू आजमी अगर गवर्नमेंट को कुछ मदद कर देते हैं औरंगजेब के ऊपर बयान करके, और असल मुद्दों से ध्यान भटका देते हैं विपक्ष का, तो सरकार के लिए ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो असेंबली सेशन है, यहाँ स्टेट का बजट आना है 10 मार्च को, और वो स्टेट के बजट में से कुछ रेवेन्यू ये अबू आजमी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाना है। तो उसके लिहाज से भी गवर्नमेंट के साथ डील करते हुए अबू आजमी ने ये बयान किया होगा।
उनको लगा नहीं कि ये इतना बूमरैंग होगा। इस पे हुआ क्या कि छावा फिल्म, छावा मूवी से क्या हो गया है कि घर-घर में वही पुराना जज़्बा आ चुका है। लोग इस मूवी को ऐसे देखने जा रहे हैं जैसे मंदिर में जा रहे हों। तो उसमें उनका टाइमिंग फँस गया, गड़बड़ हो गया और उसका खामियाज़ा ऐसा हुआ कि उनको अभी 26 मार्च तक, जब तक के ये असेंबली सेशन है, उनको सस्पेंड किया गया है। तो वो बूमरैंग वाली बात हो गई, लेकिन गवर्नमेंट का काम हो गया, सरकार का काम हो गया। आपने अपनी बातचीत में कहा कि स्वरा भास्कर ने जब औरंगजेब को लेकर के लिखा महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, तो आपने ट्रोल किया, लेकिन जो आपने बताया उसके आधार पर मैं आपको बताऊं आशीष जी, इसको ट्रोल करना नहीं कहते हैं, ट्रोल करना कुछ और होता है। आपने अपनी असहमति जताई और ये हम सब कर सकते हैं। अगर कोई कुछ कहता है, हमें वो बात अच्छी नहीं लगती, तो हम अपनी असहमतियां जताते हैं। ट्रोल करना कुछ और है और आपने बिल्कुल और ट्रोल मैंने नहीं किया स्वरा उसमें भास्कर विकास को, जी, मैं ये क्लियर। मैंने ऐसा लिखा था, डियर स्वरा भास्कर, बीइंग अ फैन ऑफ योर्स, मैं डिसअपॉइंट इसलिए हुआ हूं कि आपको महाराष्ट्र की हिस्ट्री पता नहीं है, महाराष्ट्र की लेगेसी पता नहीं है, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनकी लेगेसी पता नहीं है। आप सिर्फ औरंगजेब को नॉर्थ इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रही हैं। हालांकि औरंगजेब जब यहाँ महाराष्ट्र में आया तो वो वापस नहीं जा पाया। उसकी कब्र यहीं छत्रपति संभाजी नगर के पास खुलताबाद में है। वो वापस नहीं जा पाया। वो आया था छत्रपति संभाजी महाराज को मारने, उसमें वो सफल भी हुआ, लेकिन वापस नहीं जा पाया। उसकी कब्र महाराष्ट्र में ही है। तो एक सेंटिमेंट्स महाराष्ट्र में घर-घर में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब यहाँ पे हीरो नहीं है। सॉरी। आगे बढ़ते हैं। छावा फिल्म, पिछली बातचीत हमारी जब हुई थी तो ऑफ कैमरा, मतलब वाकई में ऑफ कैमरा, रिकॉर्डिंग से पहले आपने बताया था कि विकास छावा महाराष्ट्र के लिए सिर्फ फिल्म नहीं है, फिल्म के इतर इसका गहरा प्रभाव महाराष्ट्र की राजनीति में भी पड़ने वाला है। आज की बातचीत में भी आपने बताया कि छावा देखने लोग जा रहे हैं वैसे जैसे मंदिर में जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे एक तो ये है कि छावा फिल्म का महाराष्ट्र की राजनीति पे क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? किस तरीके की गोलबंदी हो रही है? मराठा समाज जो था वो बीजेपी के खिलाफ रहा है, क्या इस फिल्म की वजह से कुछ चीजें बदल रही हैं? एक तो ये बताइएगा। और सवाल का दूसरा हिस्सा मेरा ये है कि जिस उपन्यास पे ये फिल्म बेस्ड है, शिवाजी सावंत की वो उपन्यास है जिसको लेकर के आपने कहा कि वो महाराष्ट्र के घर घर में मिलती है, लेकिन क्या है इस किताब के बारे में भी थोड़ा बताइए। मतलब मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सीधा आपसे सवाल पूछता हूं कि ये ये शिवाजी ये सावंत की जो ये किताब है जिसपे ये फिल्म बेस्ड है, उसके बारे में भी सवाल के दूसरे हिस्से में थोड़ा बताइएगा। क्या है किताब में, कल्पना कितना है, फैक्ट कितना है, बताइएगा। बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि देखिए 1 फरवरी को यूनियन बजट जिस दिन था, उस दिन विकी कौशल हमारे ऑफिस आए थे और विकी कौशल और ये छावा मूवी के जो डायरेक्टर है, लक्ष्मण उतेकर, उनकी हमने एक फ़िल्मी पंचायत बिठाई, मैंने खुद वो इंटरव्यू कंडक्ट किया। तो और 14 तारीख को, 14 फरवरी को छावा रिलीज़ हुई। यानी हमने ऑलमोस्ट 14 दिन पहले विकी कौशल और लक्ष्मण उतेकर जो डायरेक्टर है, उनसे बात की थी और बात करते समय किस जज्बे से ये मूवी बनाई गई, ये दोनों के जो कुछ वो बता रहे थे, उस पे से ध्यान आ गया। और जहां तक कि ये मूवी की बात है, बहुत अच्छे से बनाई गई है और इसकी जो स्क्रिप्टिंग है, स्क्रीन प्ले है, वो भी इस तरह से ये किया गया है कि इसमें सेंटिमेंट्स को ज्यादा जगह दी है। जिस तरह से लोग आज तक के पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं और भी किताबें आई है। मैं सिर्फ ये आपको बता दूं, छत्रपति संभाजी महाराज को लेके 2 बहुत पॉपुलर किताब है। एक है छावा, जो शिवाजी सावंत की है और दूसरी संभाजी नाम से, जो विश्वास पाटिल करके एक्स ब्यूरोक्रेट कम राइटर, नोटेड राइटर महाराष्ट्र के, जिन्होंने बहुत इतिहास पर या हिस्ट्री किताबें लिखी हैं, उनकी। तो ये किताबों में ये हमेशा देखा गया है कि कोई कल्पना विलास नहीं है। क्या है, छत्रपति संभाजी महाराज को लेके इतना उनका 32 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ और तब तक के, यानी वो पहले आगरे के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बंदी थे, फिर वहां से उनकी मुक्तता हुई, दोनों बाप बेटे वापस महाराष्ट्र आए,
आने के बाद उन्होंने शिवाजी महाराज की लेगेसी आगे बढ़ाने का काम किया। शिवाजी महाराज के बाद वो गद्दी पे आए और उनके खिलाफ उन्हीं के अष्टप्रधान मंडल में से बगावतें होने लगी, उनके खिलाफ राजनीति होने लगी। वो खुद भी बहुत बड़े पैमाने पे हर एक इसका आस्वाद लेते थे। बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे लेखक थे और हर चीजों को समझते थे। भाषाएं बहुत जानते थे, संस्कृत के पंडित थे, मराठी के थे, प्राकृत के थे। तो वो एक तरफ एज अ राजा वो रूल भी कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके जो अंदर जितने भी गुण थे उसका भी वो आस्वाद ले रहे थे। उसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनके बारे में गलत भी लिखा गया है, उनके बारे में अच्छा लिखा नहीं गया है, बहुत बार मिस इंटरप्रिटेशन भी हुआ है और बहुत बार उनको ऐसा बताया गया कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ भी थे और उनसे उन्होंने बगावत भी कुछ समय के लिए की थी। यानी उनकी जो पर्सनैलिटी है उस पे इतने सारे एंगल्स थे कि वो कोई एक किताब में आना मुश्किल नहीं था। तो क्या हुआ था कि महाराष्ट्र जो 1 मई 1960 में जो स्थापन हुआ, तब फिर ये डिमांड बढ़ने लगी कि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि आखिर में वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे और उनका भी एक पराक्रम शौर्य रहा है। लेकिन बीच के कुछ शतकों में उनके बारे में अनाप शनाप लिखा गया है और फिर एक छावा ये जो आई और इसमें मैं आपको बता दूं सिर्फ कल्पना विलास नहीं है, ये एक्चुअल में हुए हैं। वैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स और हिस्टोरिकल एविडेंसेस प्लेसेस पे मिलते हैं। यानी फिल्म में जो जो सीन दिखाया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है, ये एक्चुअल में महाराष्ट्र में आप वहां विजिट कर सकते हो। वहां पे आज भी वो चीजें हो या वो वहां के बारे में लोग वहां बातें करते हो या कुछ निशानियां आज भी एविडेंस के थ्रू, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कर रहा हूं, वो वहां पे है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये फिल्म हिंदी में आई, खासकर जिस बड़े पैमाने पे बिग बजट फिल्म बनी है, विकी कौशल जो आज मेगा स्टार है, वो उसमें लीड रोल कर रहा है और जिस खूबसूरती से उसने वो रोल को निभाया है, हैट्स ऑफ टू हिम। और जिस तरह से एक एक कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा हुआ है। अक्षय खन्ना ने जो औरंगजेब की भूमिका निभाई है वो काबिले तारीफ है। तो इससे क्या हो गया है कि जब आप वो मूवी देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो इरा में हम 3 साढ़े 3 घंटे चले गए हैं। यानी पिन ड्रॉप साइलेंस है थिएटर में, लोग एक एक संवाद, एक एक डायलॉग इस तरह से सुनते हैं और बाद में उनका पूरा वो इतने नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि उसमें फिर उन्हें रोने लगते हैं, कोई चिल्लाने लगते हैं और ये हकीकत में हो रहा है। तो ये क्यों हो जी। रहा है? क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं, इतना ही नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज का खुद का इतिहास जो है वो लोगों को उनके मन की धारणा की तरह दिख रहा है कि ये हुआ था, ऐसे मारे गया था और इस तरह से उन्होंने ये सब किया, उनको इस तरह से मदद हुई, उनके बारे में इस तरह से बगावत हुई। तो ये सब जो सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, वो मूवी में देख रहे हैं। और मैं यही बात कह रहा था आपसे कि जब छावा रिलीज होगी तो लोग ये भूल जाएंगे कि छावा में औरंगजेब है, ये मुस्लिम शासक है, मुगल सम्राट है, मुगल बादशाह है और छत्रपति संभाजी महाराज ये बीइंग छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे भी, तो वो कन्वर्शन जो है कि धर्म औरंगजेब उनको बोल रहा है कि तू मुस्लिम हो जा, मुसलमान हो जा और वो नहीं बोल रहे हैं। तो ये चीजें इसमें आएंगी तब लोगों के सेंटिमेंट्स प्रो हिंदुत्व होंगे। और बीजेपी को यही लगा था कि जब छावा रिलीज होगी तो यही सेंटिमेंट्स लोगों में दिखेंगे, लोग यही कहेंगे कि औरंगजेब जो यहाँ महाराष्ट्र में आया था वो संभाजी महाराज को कन्वर्ट करने के लिए ही आया था। उसका इंटेंशन ये था कि संभाजी महाराज को मुसलमान बनाए, क्योंकि लाल आशीष जी, आपने बहुत विस्तार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई हमें और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी समृद्ध हुआ आपकी इस बात से। मैं जानना चाहता हूं कि फिल्म रिलीज हो गई, फिल्म रिलीज होने के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे आज की तारीख में इस फिल्म का
क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, अपोजिशन तो बैकफुट पे है कि हिंदुत्ववादी या हिंदुत्व सेंटिमेंट्स ये वापस फोरफ्रंट पे आ रहे हैं और अपोजिशन ये तय नहीं कर पा रही है कि असेंबली इलेक्शन के जो परिणाम आए हैं कि इतना बड़ा स्विंग ये बीजेपी के तरफ और बीजेपी के साथ जो थे एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी यानी एनडीए की तरफ गई। तो अभी महाराष्ट्र का अपोजिशन भी ये देख रहा है कि सेंटिमेंट सही में प्रो हिंदुत्ववादी महाराष्ट्र में ज्यादा हुए हैं और छावा इसमें बहुत बड़ा मील साबित हो रहा है, मील का पत्थर साबित हो रहा है। अभी आपको पता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हर एक मिनिस्टर अपने अपने गांव इवन मुंबई में जहां के असेंबली सेशन शुरू है, कल ही जो महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना की मंत्री है आदित्य तटकरे, उन्होंने स्पेशल स्क्रीनिंग पूरे आमदारों के लिए रखा था। तो जगह जगह पे स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है, बीजेपी के लोग करवा रहे हैं, अजित पवार के लोग करवा रहे हैं, शिंदे जी तो खैर आगे ही रहते हैं, उन्होंने तो फतवा ही निकाल दिया है कि सब स्पेशल स्क्रीनिंग करो। विकी कौशल भी हर एक स्टेज पे रायगढ़ भी जाके आए और छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि के ऊपर उन्होंने अपना माथा भी टेका, वहां पे भाषण भी किया। तो विकी कौशल भी इस तरह से देखा जा रहा है कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो ये होना था और ये होता है। अ, समय के साथ चीजें बदलती है, लेकिन महाराष्ट्र का जो पूरा सेंटिमेंट्स है ना सर, मैं आपको बता दूं, यहाँ का आदमी जो है मराठी आदमी, वो अ, श्रद्धा आस्था तक ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल रियलिटी में देखता है तो वो यही दाल चावल आटा इसके भाव, हमें कौन सी सुई सुविधा देते हो नहीं देते हो, ये हमें कितना रिलीफ आप टैक्स में देते हो, ये इसी के ऊपर ही वो ज्यादा निर्भर रहता है। कोई ये नहीं मान सकता कि हमने महाराष्ट्र का डीएनए क्रैक किया है और अब हम महाराष्ट्र को लेबोरेटरी करेंगे, उसको हम पूरा हिंदुत्ववादी करेंगे। ये महाराष्ट्र में कभी होता नहीं है और ये बीजेपी को भी पता है। अब क्या हुआ है, बीजेपी की एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी बोलो या तकलीफ बोलो, वो ये है कि छावा तो आ गई, सेंटिमेंट्स इनकैश हो गए, लेकिन वो सेंटिमेंट्स छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के लिए, वो बीजेपी के लिए या हिंदुत्ववादी नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र का आदमी ये उपवास करता है, सिद्धिविनायक जाता है, दगड़ूशेठ गणपति पुणे में जाता है, लेकिन वो जिसको बोलते हैं ना कि एक फंडामेंटलिस्ट नहीं है, ये जय श्री राम कहेगा, नहीं नहीं, ये तो 5% लोग हैं सिर्फ। लेकिन छावा एक ऐसा मौका था कि जिसको एनकैश करना, और बीजेपी तो आपको मालूम है हिंदुत्व की चैंपियन है, इस लिहाज से भी एनकैश करती है, तो उनकी कोशिश जारी है। ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, छावा से आगे निकलते हैं। पिछली बातचीत में आपने ये कहा था कि विकास ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनको दिल्ली से सिग्नल नहीं मिल रहा है और वो खुल के खेल नहीं रहे हैं। आपके ये कहने के बाद ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र जी तक किसी ने ये बात पहुंचा दी और वो बिल्कुल खुल के खेल रहे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ हंसने मुस्कुराने वाला वीडियो आ गया और ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि अब सब कुछ ठीक है, आप बताइएगा कितना ठीक है। दूसरी तरफ हमने देखा कि धनंजय मुंडे से उन्होंने इस्तीफा ले लिया। तो क्या बदले बदले लग रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, या फिर आपको कुछ और दिख रहा है? देखिए विकास जी, ये जो असेंबली सेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन रहता है क्योंकि इसमें 10 मार्च को स्टेट का बजट आना है। जहां के आपको पता है कि पिछले असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर इन्होंने इलेक्शन बजट पेश किया था 28 जून 2024 को, और उसमें लगभग 1 लाख करोड़ की योजनाएं इसलिए लाई थी कि जो डीबीटी की थी, बोले तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की, कि लोगों के हाथ में पैसा जाना है। तो 1 लाख करोड़ रुपया जो वोटर्स हैं, जिनको इन्होंने बेनिफिशरीज बनाया था अलग अलग स्कीम में, जिसमें सबसे बड़ा ये चंक था वो लाडली बहना योजना का था, उनको दिया था और उसका फायदा ये महायुति को, एनडीए को इलेक्शन में बहुत हुआ। लेकिन अब क्या हो गया है कि महाराष्ट्र का जो डेप्ट का ये पूरा पर्वत है कर्जे का, ये ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ तक चले गया है। और महाराष्ट्र में आज ऐसा है कि इनका रेवेन्यू डिफिसिट ये ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का है और फिजिकल डिफिसिट ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ का हो गया। तो अब ये सब योजनाएं इनको कम करना है, बेनिफिशरीज की संख्या कम करनी है और विकास के लिए फंड्स देने हैं।
जो भी सुविधा महाराष्ट्र के लिए देनी है उसके लिए देनी है, यानी जो बेनिफिशियरी स्कीम रेवड़ी कल्चर जो बीच में आया था उसको कम करना है। अब ये इलेक्शन में होना है जिसकी जिम्मेदारी अजित पवार के ऊपर बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर है। एकनाथ शिंदे हम्म। जो कि लिबर्टी ले रहे हैं, ये वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस के हाथ के नीचे डिप्टी सीएम है। और देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है, उनको अभी भी पता नहीं चल रहा है कि मोदी, शाह, नड्डा ये एकनाथ शिंदे जी के साथ है या उनके साथ है। तो इस कश्मकश में गवर्नमेंट चल रही है और आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। धनंजय मुंडे का जो इस्तीफा लिया गया, उसके लिए जो पूरा बैकडोर स्टेज मैनेजमेंट हुआ, वो इस कदर किया गया कि हेडलाइन मैनेजमेंट तक भी देवेंद्र फडणवीस जी की टीम ने किया कि उन्होंने कहा और फिर इस्तीफा हुआ। अजित पवार तो इस्तीफा नहीं ले रहे थे और वो इस्तीफे के कारण क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है, उनके जो मंत्री है, उनके जो विधायक हैं, उनको एक मैसेज गया कि एबल सीएम जिन्होंने 2014 से 2019 तक पूरे 5 साल बहुत अच्छे तरीके से सीएमशिप महाराष्ट्र की है, वही सीएम है देवेंद्र फडणवीस और वो अभी एक ब्यूरोक्रेटिक सीएम के तौर पे चलेंगे। वो ये नहीं देखेंगे और उन्होंने कहा कि मैं किसी फिक्सर को मंत्रालय में आने नहीं दूंगा या किसी को फिक्सिंग नहीं करने दूंगा। और उन्होंने क्या किया, अभी तक के मैंने पूरे पेज पे निकाल के रखा था, 5,000 करोड़ कि वर्क ऑर्डर्स एंड टेंडर्स जो डिसीजन एकनाथ शिंदे जी ने सीएम करके लिए थे उसको स्टे दिया है, उसकी इंक्वायरी बिठा दिया है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि एकनाथ शिंदे ये अभी बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी की। और इसी के ऊपर पिछले संडे को जो शिवसेना के खासदार है संजय राउत, उन्होंने आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल में जी। उन्होंने ये लिखा कि 22 फरवरी के सुबह 4 बजे संजय राउत जी ये अमित शाह जो पुणे में आए थे उनसे मिले और उन्होंने कंप्लेंट की और अमित शाह ने उनको बताया कि आपको क्या चाहिए। तो एकनाथ शिंदे जी बोले कि मुझे सीएम पद चाहिए, मुख्यमंत्री पद चाहिए। तो बोले वो कैसा होगा? तो बोले आप बताइए क्योंकि मेरे नेतृत्व में चुनाव हुए। तो बोले नहीं, मोदी जी के चेहरे के ऊपर चुनाव हुए हैं और उसी पे जीते हैं। आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। तो क्या करना है? तो बोले आप हमारे पार्टी में मर्ज हो जाओ। तो बोले मर्ज कैसे हो जाए? फिर मेरी पार्टी क्या करेगी? तो बोले डरो मत, आपकी पार्टी हमने ही बनाई है और आपकी पार्टी बीजेपी में मर्ज होने के बाद हम ही आपको संभालेंगे। तो तब से जाके देवेंद्र फडणवीस जी का कैंप बीजेपी में ये चर्चा शुरू है कि सही में अमित शाह जी ने ये बोला है, क्योंकि इसका खंडन तो हुआ है लेकिन इस तरह से नहीं हुआ है कि संजय राउत के खिलाफ जिसको बोलते हैं कि डिफेमेशन का केस आ जाए, संजय राउत के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, और यही बात दिल्ली के सूत्रों से हवाले से हमें महाराष्ट्र के पत्रकारों को 10 दिन पहले ही चल चुकी थी। आप भूल रहे हैं जो कि आपने बताया भी था। यस, और संजय राउत भी सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर है, वो भी पत्रकार ही है। तो उनके पास अगर ये खबर आती है तो हमारे पास भी उनसे पहले आई थी, लेकिन हमने वो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोली थी, बल्कि आपके आखिरी शो में मैंने इसका जिक्र किया था कि ऐसा चल रहा जी। है कि मर्जिंग का भी हो सकता है। तो वो नहीं, संजय लेकिन राउत इस जी प्रस्ताव पे एमपी है। अमित शाह के इस प्रस्ताव पे एकनाथ शिंदे क्या विचार करेंगे, क्या सोच रहे हैं, वो वाकई मर्ज करेंगे क्या अपनी पार्टी? ये मैंने भी बात सोची जो आपने अभी सवाल पूछा। हाँ। इसके 2-3 हाँ, कारण मुझे दिखते हैं। एक तो बताइए। मैं ये बात बहुत बोल्डली कह रहा हूं आपके सामने कि एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी, इनको एथिक्स, मोरल नाम की कोई चीज नहीं है। एकनाथ शिंदे जी को सिर्फ मुख्यमंत्री पद दिख रहा है। उनकी पार्टी, उनको ये पता है कि वो अगर उनकी पार्टी बीजेपी के साथ विलीन हो जाती है या मर्ज हो जाती है तो वो उद्धव ठाकरे की भी पार्टी तोड़ के अपने पास लाएंगे और उनको भी लेके बीजेपी में मर्ज होंगे। और ये अगर होता है तो अभी अपोजिशन में कोई बचता नहीं है और अभी 5 साल तक कोई चुनाव नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोकल सेल्फ के गवर्नमेंट आने के चुनाव आने वाले हैं उसमें जो ऑनगोइंग स्कीम है जैसे लाडली बहना वगैरह, ये कंटिन्यू रहने वाली है और भी ज्यादा ये भी बजट, इलेक्शन बजट ही होना है। तो इसमें ये कोई मायने नहीं रखती है चीज एथिक्स वाली या मोरल वाली कि
हमने कोई पार्टी तोड़ी और फिर ये तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी पहले हमने ली, अब वो ले जाके हम बीजेपी में मर्ज कर रहे हैं। भले ही आज अगर आप उनको ये प्रश्न पूछेंगे तो वो ना कहेंगे, खंडन करेंगे, लेकिन ये कदम वो उठा नहीं सकते, ये मानने को मैं तैयार नहीं और कोई मानने को तैयार नहीं। वो मर्ज कर सकते हैं अगर उनको सीएम की पोस्ट मिलती है तो, ये वो कर सकते हैं।